Hello, dear students. Welcome to Computer ITI. Today, I will teach you how to learn logical decision making in Ms. Excel using if. This video is very important, so please don't skip this video. And don't forget like, comments, and subscribe this channel. Aditi Kosh, thank you. कि क्लास में हम लोग लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे एक्सेल में। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब अब हमारा आंसर जो है मैथमेटिकल अप्रोच पे नहीं है। डिसीजन मेकिंग मतलब हम कंप्यूटर के थ्रू एनालिसिस करना चाहते हैं, अपना मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, डेटा से रिजल्ट्स जनरेट करना चाहते हैं। तो जब हम लोग डेटा से रिजल्ट्स जनरेट करते हैं मतलब हमारा प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सेल्स अगर बढ़ी तो कितनी बढ़ी, ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल भी हो सकते हैं। हमने देखा अभी तक हमने फॉर्मूला लगाया, फंक्शंस लगाए, तो वो मैथमेटिकल फंक्शंस थे। जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं वो हमेशा फिक्स आंसर्स देंगे। जैसे एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ये फॉर्मूला फिक्स है। आपके अगर नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट परसेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। लॉजिकल डिसीजन का मतलब है कि हम लोग निर्धारित करें, कोई मेरिट बनाना चाहते हैं, हम किसी को पास या फेल करना चाहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हमारी प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, तो हम प्रोग्रेस अपनी कैसे देखेंगे? लास्ट ईयर की प्रोग्रेस से हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर की सेल कितनी थी। तो हो सकता है हमारी लास्ट ईयर की सेल 5,000 हो सकता है हमारी लास्ट ईयर की सेल 10,000 हो। कभी हम 5,000 से कंपेयर करेंगे, कभी हम 10,000 से कंपेयर करेंगे। कभी हम 10% ग्रोथ से हम सेटिस्फाई होंगे, कभी हम 12% ग्रोथ से सेटिस्फाई होंगे। हम चाहते हैं कि 10% बढ़े, हम चाहते हैं 12% बढ़े। तो ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग मतलब एक खुद से निर्णय लेना हम लोग चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्टेटमेंट इफ है। एक कॉमन भाषा में समझते हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं कि वो पास है कि फेल है, अब हम उसको 40% पे भी पास मान सकते हैं, हम उसको 60% पे भी पास मान सकते हैं, हम उसको 90% पे भी पास मान सकते हैं। अगर वो स्कूल का रिजल्ट होगा तो 33% है, सीबीएसई में 40% है, कोई मेरिट है तो वो 50% है, कोई कोई मेरिट 90% है। तो एक लॉजिकल डिसीजन है कि हम किसको पास मानना चाहते हैं, किसको फेल मानना चाहते हैं, तो निर्धारित हम करेंगे। और ये क्राइटेरिया होगा कि अगर वो उस 90% के ऊपर है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। राइट? कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें या तो स्टूडेंट पास हो रहा है या तो फेल हो रहा है, या तो वो सेलेक्ट हो रहा है या तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सिलेक्शन और सिलेक्शन न होना किस पर निर्भर है? इंटरव्यू लेने वाले पर निर्भर है, टेस्ट पर निर्भर है, एग्जाम पे निर्भर है, दौड़ पे निर्भर है। सबसे पहले हम एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे, अगर एग्जाम में आपने पास हुआ तो हम आपको सिलेक्शन दे सकते हैं, नहीं तो आपके आपके ऊपर एक दूसरा एग्जाम लगा सकते हैं कि पहले हम आपको दौड़ना पड़ेगा। फिर दौड़ने के बाद फिर हम कह सकते हैं कि हम आपको सिलेक्शन दे सकते हैं, या फिर हम आपके ऊपर तीसरा एग्जाम लगा सकते हैं कि पहले हम आपका मेडिकल करेंगे, अगर आप मेडिकल में पास होंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे, वरना हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। राइट? तो ये लॉजिकल डिसीजन है। इसी तरीके से इसी तरीके से हमें डिस्काउंट देना है किसी को, मान लीजिए अगर हम किसी को डिस्काउंट देना चाहते हैं, राइट, तो हम डिस्काउंट कैसे देते हैं? डिस्काउंट देना ना देना सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। उसको लगता है ना, कि ये स्टॉक हमको निकालना है, आज की डेट में मेरे पास 100 पीस पड़े हुए हैं और वो एक हफ्ते में खराब होने वाले हैं किसी सीजन की वजह से या फिर फैशन की वजह से। अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो गर्मी का सामान खत्म हो रहा होगा, अगर मेरे पास टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं तो हम क्या चाहेंगे? वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, तो हम डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। उसी तरीके से आज की डेट में स्वेटर, अगर स्वेटर का अब टाइम आ रहा है, अब उसके ऊपर डिस्काउंट बिल्कुल नहीं होगी। जैसे सर्दी खत्म होने लगेगी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, स्वेटर की प्राइस, वुलन आइटम्स के प्राइस बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। और वैसे ही जैसे ही सर्दी खत्म होने वाली होगी वैसे वैसे वही प्राइसेस कम में मिलने लगेंगे। तो डिस्काउंट हम लोग कब देंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। राइट? कोई कोई मेहनत कर रहा है, उसको हम बोनस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। बोनस अगर देना चाहते हैं तो एक टारगेट फिक्स करना चाहते हैं अपनी सेल्स के हिसाब से कि 50,000 के ऊपर होगा तो हम आपको बोनस देंगे, नहीं तो हम आपको बोनस नहीं देंगे। राइट? इट इज कॉल्ड लॉजिकल डिसीजन। तो अब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं आज से कंप्यूटर्स में, कि कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है।
तो जब डिसीजन मेकिंग है तो हमको कोई एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन, एक लेवल बनाना पड़ता है कि हम कैसे किसको मानेंगे, किसको हम क्राइटेरिया करना चाहते हैं, और उसके दो आंसर्स होंगे, या तो यस या तो नो, या तो हम सेलेक्ट करेंगे या तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर में एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए एक इस तरीके का चार्ट हम लोग बनाते हैं। ये कॉपी पे ही बनता है, इसको कंप्यूटर पे नहीं बनाया जाता है। ये अपने दिमाग के फ्लो को समझने के लिए हम लोग ऐसा डिसीजन मेकिंग को शो करते हैं कि हर डिसीजन मेकिंग पर कोई एक कंडीशन होगी, कोई एक क्राइटेरिया होगी, कोई एक क्वेश्चन होगा, राइट? क्या हम किसी को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कोई ये नहीं होगा, एडमिशन के लिए हमने कोपा में निर्धारित किया है कि आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, तो ये हमारा एक एंट्री गेट है, एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है। आप हाई स्कूल पास है, आ जाइए, नहीं है तो आप पास, आप बाहर हो जाइए, राइट? तो एक रूल के हिसाब से हम क्राइटेरिया बनाएंगे, एक रूल बनाना पड़ेगा, ऐसा मन मर्जी भी नहीं, एक रूल बनाना पड़ेगा। जो उस रूल को फॉलो करेगा वो आएगा, जो उस रूल को फॉलो करेगा वो नहीं आएगा। तो उसके दो ही आंसर्स होंगे, या तो यस या तो नो। तो या इसीलिए इस लॉजिकल डिसीजन को इस तरीके से डिसाइड किया, दिखाया जाता है कि जो भी एक रूल होता है, जो भी एक कंडीशन होती है, जो भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको रूल कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, क्राइटेरिया कह सकते हैं। अगर वो सक्सेस होती है, अगर वो यस है, तो वो उसका एक यस आंसर होगा, और नहीं तो उसका नो आंसर होगा। तो यस आंसर को ट्रू स्टेटमेंट कहा जाता है, नो आंसर को उसका फॉल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको पढ़ने के लिए आपको इंट्रोगेटिव वे में क्या करके बोलना चाहिए, क्या है ना, क्या क्या आज आप आएंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप हाई स्कूल पास हैं, राइट? तो दूसरा कहेगा हाँ पास है, राइट? क्या आपके नंबर 90 से ज्यादा है, क्या आप क्या आपने आज रेड कलर पहना है, राइट? क्या आज आप व्रत हैं, आप क्या खाना चाहेंगे, क्या आप वेज लेते हैं, क्या आप नॉन वेज लेते हैं? तो आदमी बोलेगा हाँ भाई लेते हैं, हाँ भाई नहीं लेते। तो हर क्वेश्चन का या तो यस में आंसर आता है या तो नो में आंसर आता है। तो हम उसको यस पे क्या ऑफर करेंगे, हम उसको नो पे क्या ऑफर करेंगे। घर पे कोई आता है तो आप क्या बोलते हैं, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, राइट? मतलब आप ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे। तो वो बोल दे, एक चीज बता देता है, ये लेंगे या तो ये लेंगे। तो आप उसको या कहता है कोई भी ले आइए, तो आप उसको एक चीज ऑफर करते हैं। चाय और कोल्ड ड्रिंक एक साथ तो नहीं देते ना। मेहमान या तो बोल देते हैं कि ठीक है हमको चाय दे दीजिए या कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, या फिर वो बोल देते हैं जो आपका मन करे। तो हम लाते तो कोई एक चीज है, या तो यस वाली चीज या तो वो वाली चीज। तो इसी को लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब मैथमेटिकल डिसीजन फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन लॉजिकल डिसीजन किसी कोई रूल बेस्ड है। वो रूल यदि अप्लाई होता है तो उसको यस बोलते हैं, रूल अप्लाई नहीं होता है तो उसको नो बोलते हैं, जिसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ये सिंपल वाला मैंने अभी आपको बनाया है, जिसमें हमने केवल यस और नो माना है। मतलब एग्जाम का केवल एक ही लेवल माना है कि जैसे ही आप एग्जाम पास करेंगे तो हम उसको यस मान लेंगे, और एग्जाम पास नहीं करेंगे तो हम आपको फेल मान लेंगे। तो इस तरीके से हम उसको दिखाते हैं। तो हमारा रिजल्ट पहले कैसे निकलता है, हमारा रिजल्ट निकलता है कि क्या हम इसको ऐसे क्या करके पढ़ेंगे। हिंदी में क्या करके पढ़ेंगे, इंग्लिश में आप इस करके पढ़ेंगे, या इफ करके भी पढ़ सकते हैं। इस, इफ कॉमन भाषा में समझिए, इज एवरेज इज ग्रेटर देन 40, हम ऐसे पूछ रहे हैं, इज एवरेज इज ग्रेटर देन 40, तो आप कहोगे यस या नो। क्या तुम्हारा पासिंग परसेंटेज 60 से ज्यादा है, तुम्हारे हाई स्कूल में 60 से ज्यादा आए थे? आप बोलोगे हाँ या ना। हाँ सर आए थे, हाँ सर नहीं आए थे। क्या तुम फर्स्ट डिवीजन थे? हाँ थे। या बोलेगा नहीं सर हम नहीं थे। ओके, तो क्या, इस, इफ, इसकी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करिएगा, आसान भाषा में करिएगा, तो आपको समझ में आएगा। तो हमने लिखा है कि क्या एवरेज 40 से ज्यादा है? हाँ है। तो हम उसको पास, हम बोल रहे हैं ठीक है तुम पास हो, नहीं है तो हम बोल रहे हैं तुम फेल हो। उसको इस तरीके से हम उसको दिखा रहे हैं। अब यही काम एक्सेल में कैसे किया जाता है? एक्सेल में उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्सेल में इस चीजों के लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट कॉमा फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि एक्सेल में ऐसे ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, एक्सेल में इसको तीन चीजों में लिखा जाता है, तीन भागों में लिखा जाता है। इक्वल टू इफ, पहले सबसे पहले आप कंडीशन, आपका रूल क्या है उसको लिखिए, कॉमा, फिर उसका आंसर लिखिए ट्रू स्टेटमेंट,
और नहीं है तो फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये इसका फिक्स है, जो पहला कॉमा है उसके बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा वो ट्रू माना जाएगा, जो भी दूसरा कॉमा है उसके बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा वो नो माना जाएगा, वो फॉल्स माना जाएगा। उसको यस कहिए, नो कहिए, फॉल्स कहिए, एक ही बात है। यस कहिए, यस कहिए या ट्रू कहिए, नो कहिए या फॉल्स कहिए, एक ही बात है। तो जैसे हम करके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसका रिजल्ट, उसका जो परसेंटेज है 40% के ऊपर है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। हमको ऐसे लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, इक्वल टू इफ और सेल एड्रेस लेंगे अपना, क्या H3 40% से ज्यादा है, कि इस F3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40%, कॉमा। तो देखिए लिख करके भी वहां पर आ जा रहा है, वहां लिख रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, वो पास है, कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो वो फेल है। हमने इसको ऐसे लिखा, तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि जो पहला कॉमा है हम क्या कहना चाहते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इफ H3 is greater than 40%, क्या H3 40% से ज्यादा है, हाँ तो पास है, ना तो वो फेल। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो जैसे वो 40% से ज्यादा आया तो पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सब 40% से ज्यादा है इसलिए आपको यहाँ पे पास दिखाई दे रहा है। सपोज करिए हम 80% वाला लगा देते हैं कि 80 के ऊपर हम वालों को पास मानेंगे और 80 के नीचे वालों को हम यहाँ पर फेल मानेंगे। अभी अपने रिकॉर्ड के हिसाब से हम मान रहे हैं कोई बड़ा एग्जाम है जिसमें 40% पास नहीं है, 80% पास है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि अगर 80% के ऊपर है तो वो पास है, नहीं तो फेल है। तो पहला वाला तो पास ही है। अब ये देखिए फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, क्योंकि इनके 80% से ज्यादा नंबर नहीं आ पाए, राइट। तो ये हुआ हमारा लॉजिकल डिसीजन। लॉजिकल डिसीजंस में एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, लॉजिकल डिसीजंस में एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। वो आंसर किसी रूल पर, किसी कंडीशन पर, किसी क्राइटेरिया पर निर्भर करेंगे, डिपेंड होंगे। अगर वो क्राइटेरिया ट्रू है तो आंसर यस में आएगा, नहीं तो वो आंसर नो में आ सकता है। और क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये बच्चे लिखे हुए, ये स्टूडेंट हैं, कोई कोमल, सुमित, अमित, मोहित। इसमें हम चाहते हैं जितने भी बॉयज हैं वो ग्रुप ए में चले जाएं, जितने भी गर्ल्स हैं वो ग्रुप बी में चले जाएं, जितने भी बॉयज हैं वो ग्रुप ए में आ जाएं और जितने भी गर्ल्स हैं वो ग्रुप बी में आ जाएं। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाना हमारा लॉजिकल डिसीजन है। हम लड़के लड़कियों को अलग करना चाहते हैं कि बैच 1 बैच 2 को अलग करना चाहते हैं। जिसका टाइमिंग सुबह 10 बजे है वो ए में चला जाए, जिसका टाइमिंग 12 बजे है वो बी में चला जाए, राइट। आप बात समझ रहे हैं। रूल बनाना किसका काम है, रूल बनाना अथॉरिटी का काम है, वो डिसाइड करेगा। आप डिसाइड करोगे कि आप डिसीजन क्या लेना चाहते हो। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आप डिसीजन लेना क्या चाहते हो। आपसे पूछा गया कि सर आप बैच 1 में आओगे कि बैच 2 में आओगे, आपसे पूछा गया तो अपने टाइम के हिसाब से आपने लिया ना। हमने आपको कहा कि 10 में आओगे कि 12 में आओगे, किसी ने कहा 10 में आएंगे, किसी ने कहा 12 में आएंगे। तो आप बैच 1 में हो या बैच 2 में हो, तो ये लॉजिकल डिसीजन आपकी है, डिसीजन मेकिंग हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो। तो आप ऑप्शन मांगोगे। अगर ऑप्शन ही नहीं होता, एक ही बैच होता तो आप क्या करते, कोई ऑप्शन होता नहीं होता। घर में अगर एक ही सब्जी बनी है तो खानी तो वही है ना आपको, राइट। अगर दो बनी है तो आप पसंद करोगे ये वाली खानी है कि ये वाली खानी, भिंडी खाना है कि आलू खाना है। अगर बना ही भिंडी है तो आप क्या कर सकते, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि ऑप्शन 1 लेना है कि ऑप्शन 2 लेना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन पहले आपको सोचना है कि आप ऑप्शन क्या बनाना चाहते हैं। जैसे अभी ये वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जितने भी बॉयज हैं वो ग्रुप ए में आ जाए और जितने भी गर्ल्स हैं वो ग्रुप 2 में आ जाए। तो हमको यहाँ पे जेंडर लिखना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो कोमल, सुमित, अमित, रोहित, अभिनव, उपेंद्र, रवि, कौशल, आर्या और दीपिका, ऐसे, राइट। तो अब इनका ग्रुप हमको बनाना है, इनका ग्रुप बनाना है, इनका ग्रुप डिसाइड करना है अपने को कि कौन ए में जाएगा, कौन बी में जाएगा, कौन ग्रुप ए में जाएगा, कौन बी में जाएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, यदि वो मेल है
वॉइस है, अगर वो मेल है तो ग्रुप ए में जाएगा, नहीं तो वो ग्रुप बी में जाएगा। अगर वो मेल है तो ग्रुप ए में जाएगा, नहीं तो ग्रुप बी में जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इक्वल टू इफ अगर ये वाला सेल अगर मेल है, अगर ये एम है, हम एम मेल के से रिफर कर रहे हैं, तो हम उसको ग्रुप ए में डालेंगे, नहीं तो हम उसको ग्रुप बी में डालेंगे। अब अंडरस्टूड है, देखिए अंडरस्टूड है। एक चीज समझिएगा, आपको कहा गया कि मेल को ग्रुप ए में डालो, लड़कों को ग्रुप ए में डालो, लड़कियों को ग्रुप बी में डालो। तो आप एक ही चीज देखोगे, वो लड़का है कि लड़की है। लड़का है तो ए, नहीं तो बी, अंडरस्टूड बात हो गई ना। अब लड़का है तो ए, नहीं तो फिर आप देखोगे लड़की है तो नहीं, अगर लड़का नहीं है तो लड़की ही होगी ना। आपको एक चीज लेके चलो, अगर लड़की है तो ग्रुप बी, नहीं तो लड़का, नहीं तो ग्रुप ए। अगर वो लड़की नहीं है तो लड़का ही होगा, बॉयज नहीं है तो गर्ल ही होगा, गर्ल नहीं है तो बॉय ही होगा। तो उसको एक को चेक करना है आपको, दूसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। जो चीज यस नहीं है तो दूसरी चीज उसकी नो ही होगी। तो हम किसी एक को चेक करेंगे, यहाँ पर एफ को चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो एम को चेक करिए या तो एफ को चेक करिए, किसी एक चीज को आप चेक कर लीजिए। मैंने क्या लिखा, अगर क्या C3 बराबर एम है तो ग्रुप ए होगा, नहीं तो ग्रुप बी होगा। तो क्योंकि ये पहला रिकॉर्ड बी था तो बी में आ गया, और इसको जैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारे बॉयज ग्रुप ए में आ गए और सारे गर्ल्स ग्रुप बी में आ गए। यहाँ पे कोई भी और होती, यहाँ पे सोनिया होती जो एफ में होती, तो वो अपने आप ही ग्रुप बी में चली जाती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई सेल कर रहे हैं, अगर सेल 5,000 से ज्यादा है तो हम डिस्काउंट देंगे, नहीं तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे, है ना। 100 रुपए से ज्यादा है तो छूट मिलेगी, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी। तो डिपेंड करता है सेल पर, अमाउंट पे डिपेंड करता है, जो भी अमाउंट लिखी हुई है तो एक निर्धारित करना पड़ेगा। 100 रुपए पे, 5,000 पे निर्धारित करिए, किस पर। तो हमने कहा भाई हम 5,000 पे निर्धारित कर रहे हैं। अगर आप सर हमारी शॉप से 5,000 के सामान खरीदेंगे, चलो 1,000 का सामान, 1,000 का खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, वरना हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हमारे कुछ फिगर्स लिखे होंगे, 1,200 का, 1,000 का, 800 का, 900 का, 950 का, 1,500 का, 2,000 का, ऐसे लिखा होगा। तो जो जो 1,000 के ऊपर वाला होगा उसको डिस्काउंट मिलेगी, और जो जो 1,000 से नीचे वाला होगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगी। तो हम लिखेंगे इफ इक्वल टू इफ, क्या सेल्स 1,000 से ज्यादा है, हाँ है तो डिस्काउंट मिलेगी, यस नहीं है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी, नो। तो भाई इसको मिलेगी, इन तीनों को नहीं मिलेगी, इन दोनों को फिर से मिलेगी। तो कंप्यूटर आपको डिसाइड करके बताएगा कि वो मिलना है कि नहीं मिलना है। जैसे ये 800 वाला भी 200 रुपए का और सामान खरीद लेगा तो इसको भी मिल जाएगी, राइट, इसको भी मिल जाएगी। तो ये है हमारा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। हम लोग देखेंगे कि इफ कैसे लिखा जाता है। तो इफ में 3 चीजें लिखनी है, कंडीशन, यस, नो। तो कंडीशन के अंदर आपको क्या लिखना होता है, कंडीशन कैसे बनाई जाती है। कंडीशन में हमको 3 चीजें लिखनी होती है, सेल एड्रेस, फिर ऑपरेटर, सेल एड्रेस मतलब जिस सेल पर आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं, उसके बाद ऑपरेटर लगाना होता है, फिर वैल्यू लिखनी होती है जिस वैल्यू से आप उसको चेक करना चाहते हो। सेल एड्रेस लिखा, ऑपरेटर 6 तरीके के ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, गलत हो गया, सॉरी। ऑपरेटर 6 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, नहीं सिंगल लगेगा यहाँ पर, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन
लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सबसे पहले इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, इसको कंप्यूटर में ग्रेटर देन का साइन कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, और ये है नॉट इक्वल टू। कभी कभी हम लोग नॉट इक्वल टू भी चेक करेंगे कि उसके बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी चेक करेंगे आगे जाकर के। फिर आइए वैल्यू के नियम पर। ये हो गया ऑपरेटर का नियम। सेल एड्रेस तो सेल एड्रेस होगा, जिस पर जो हमको चेक करना है वो सेल एड्रेस होगा। ऑपरेटर में आएंगे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर वैल्यू पर आते हैं। वैल्यू का मतलब जिससे उसको मुझे चेक करना है, जिसको मुझे उससे चेक करना है। तो एक्सेल में सेल एंट्रियां कितने तरीके की होती है? एक्सेल में सेल एंट्रियां कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती है। टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, फंक्शन, डेट। तो अगर वो टेक्स्ट है, अगर वो वैल्यू, जो वैल्यू है जिससे आप चेक कर रहे हैं, चेक वैल्यू हम इसको कह सकते हैं। कोई रूल है तो उसकी एक चेक वैल्यू होगी, 90 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, मेल, 5000। किससे आप चेक करोगे? किससे? तो उसको चेक वैल्यू कहेंगे। अगर चेक वैल्यू आपकी टेक्स्ट है, अगर चेक वैल्यू टेक्स्ट है मतलब क्या वो मेल है ना, क्या वो पोटैटो है, क्या वो टमाटो है, क्या वो बैच 1 है, राइट? तो वैल्यूज जो है वो टेक्स्ट है। अगर वैल्यू टेक्स्ट है तो उसको टाइप किया जाएगा कोट्स के अंदर, will type in within quotes, to be type in within quotes। और अगर वो नंबर है, फॉर्मूला है या कुछ भी है तो उसको विदाउट कोट्स लिखा जाएगा। नंबर है या फॉर्मूला है या अदर एंट्री है, केवल जो टेक्स्ट है उसको कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। कोट्स का मतलब समझ रहे हैं? ये जो मैंने कोट्स लगाए, कोट्स, डबल कॉमा, डबल कोट्स, तो उसको कोट्स के अंदर लिखना है। बाकी अगर नंबर है या फॉर्मूला है, फंक्शन है, डेट है, मतलब कोई भी है, अदर है, तो उसको विदाउट कोट्स लिखोगे। आपको यहाँ पे FOV का नियम याद रखना है। FOV, सेल एड्रेस को फील्ड भी कहा जाता है, सेल एड्रेस को फील्ड भी कहा जाता है। तो फील्ड, ऑपरेटर, वैल्यू, आपको 3 चीजें लिखना जरूरी है। फील्ड, ऑपरेटर, वैल्यू, या सेल एड्रेस, ऑपरेटर, वैल्यू, 3 चीजें लिखना जरूरी है। जैसे अभी मैंने 3 एग्जाम्पल्स बनाए, फिर देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने 3 एग्जाम्पल्स बनाए। मैंने कहा कि इफ H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, तो सेल एड्रेस, ऑपरेटर मतलब क्या वो बड़ा है कि छोटा है, और वैल्यू थी हमारी क्या, 80%। तो हमने इसको कोट्स में नहीं लिखा, कॉमा, फिर आंसर क्या था, पास। तो पास क्या है, एक टेक्स्ट एंट्री है, दैट्स वाई मैंने उसको कोट्स में लिखा, कॉमा, फेल, मैंने उसको कोट्स में लिखा। तो जब जब वो टेक्स्ट है तो तब तक आप उसको क्या करेंगे, कोट्स के अंदर लिखेंगे, और अगर वो नंबर है तो आप उसको कोट्स में नहीं लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने किया कि अगर वो मेल है तो वो ग्रुप ए में जाएगा, नहीं तो वो ग्रुप बी में जाएगा। तो हमने लिखा इफ, जो भी हमारा सेल एड्रेस था D2 इक्वल टू, क्या वो मेल है, तो हमारी वैल्यू M से चेक करना था, मुझे उसको M से चेक करना था। तो M क्या होता है, एक टेक्स्ट एंट्री है, एक कैरेक्टर एंट्री है, इसलिए मैंने उसको कोट्स में लिखा। फिर ग्रुप A हमारा एक आंसर है, ग्रुप A वो भी एक आंसर है। तो जितने भी टेक्स्ट एंट्रियां हैं वो हमेशा कैसे लिखी जाएंगी, कोट्स के अंदर लिखी जाएंगी, और अगर वो नंबर है तो उसमें कोट्स लिखने की जरूरत
नहीं है। सेल एड्रेस को कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, ऑपरेटर को सेल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, केवल आपको नंबर्स टेक्स्ट एंट्री को लिखना है। तीसरा एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिखा कि क्या उसकी सेल्स 5000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हमने कोई भी सेल एड्रेस लिखा, जो भी हमारा सेल एड्रेस था G5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000, क्या वो 1000 से ज्यादा है तो हमने उसको कहा यस, हम आपको डिस्काउंट देंगे, और नहीं होगा तो हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इफ कैसे लिखा जाता है, आपको बिल्कुल इसको याद रखना है, बार बार बोलना है, और ये एक ऐसी चीज है जो पूरे कंप्यूटर के सारे कोर्सेज में बदलनी नहीं है। आप कुछ भी पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको इफ लगाना ही लगाना है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो लॉजिकल डिसीजन और मैथमेटिकल डिसीजन दोनों के लिए काम करता है, और जितना भी लॉजिकल डिसीजन होता है वो किसकी मदद से चलता है, हमेशा हमेशा और हमेशा इफ की मदद से चलता है। तो इफ आप बताएंगे इफ क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि इफ क्या है, व्हाट इज इफ, तो आंसर क्या है हमारा, इफ इज अ लॉजिकल मेकिंग डिसीजन स्टेटमेंट। इफ के द्वारा कंप्यूटर में लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करी जाती है। इफ को कैसे यूज किया जाता है, इफ के तीन पार्ट्स होते हैं। इफ के तीन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 को हम लोग कंडीशन, क्राइटेरिया या रूल कहते हैं, और उसके दो आंसर्स, या तो ट्रू स्टेटमेंट या तो उसका फॉल्स स्टेटमेंट। या तो रूल फॉलो होता है तो हम लोग यस में क्या लिखना चाहते हैं, और अगर रूल फॉलो नहीं होता है तो नो पर हम लोग क्या आंसर्स डिसीजन लेना चाहते हैं। तो तीन पार्ट्स हैं, कंडीशन कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। तो इक्वल टू इफ कंडीशन कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। इसमें लिखते समय ये ध्यान देना होता है कि अगर कहीं पर भी टेक्स्ट एंट्री आती है तो उसको कोट्स के अंदर लिखा जाता है, अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो उसको विदाउट कोट्स लिखा जाएगा। तो जो वैल्यूज हैं वो टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। 5 तरीके की एंट्रियां होती हैं एक्सेल में, टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला, फंक्शन। ओके, तो जो टेक्स्ट एंट्री होगी, टेक्स्ट की पहचान क्या है, वो अल्फाबेट्स होगा, उसको हमेशा कोट्स के अंदर लिखना है आप, चाहे वो जब भी आए, और अगर नहीं तो उसको बिना कोट्स लिखना है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या कहा कि 1000 से ज्यादा होगा तो डिस्काउंट मिलेगी, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। डिसीजन मेकिंग बढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर 1000 से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट मिलेगी, और आपको डिस्काउंट नहीं है तो नहीं मिलेगी, हो गई। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या होता है, सर कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी? हम कहेंगे 1000 का खरीदो, 5 रुपए दे देंगे, तो आपको क्या रखे रहो। इफ को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट 1000 से 1000 के ऊपर है तो मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि अगर 1000 के ऊपर है तो 100 रुपए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमारा अब ट्रू स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन है कि क्या अमाउंट 1000 से ज्यादा है तो 100 रुपए मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो आप कॉपी पे प्रैक्टिस करिए उसका यस सोचने की और उसका नो सोचने की। आपको तीन चीजें डिसाइड करनी है, रूल क्या है, फिर उसके यस पर आप क्या करोगे, और उसके नो पर आप क्या करोगे। तो हमने लिखा इक्वल टू इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000, अगर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या C16 मतलब सेल की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, कॉमा को बोलिए हाँ है तो क्या है, तो हम आपको 100 रुपए देने जा रहे हैं, 100 रुपीज देने जा रहे हैं। तो यस पर वैल्यू क्या है मेरी 100, और नो पर वैल्यू क्या है 0। तो यस पर 100 और नो पर 0, ये लिख दिया मैंने। तो आप देखोगे कि हर 1000 रुपए वाले के ऊपर वाले को 100 रुपए मिल रहे हैं, और जिसका नहीं है उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अगर वो 1000 का 1100 1200
ऐसे आसपास हैं सब तो सब खुश रहेंगे। लेकिन किसी ने 1000 लिया है, किसी ने 2000 का काम किया है, तो फिर 2000 वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा आपसे। इधर 1000 पे भी 100 रुपए और 2000 पे भी 100 रुपए, 2000 पे तो 200 मिलने चाहिए। तो हम एक एक हजार करके 2 बार में खरीदेंगे। हम 2000 का सामान एक बार में क्यों खरीदेंगे? आज हम 1000 का खरीद के 100 रुपए बचा लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आकर के 1000 को और खरीद लेंगे, 100 रुपए और बचा लेंगे, राइट? तो इट इज नॉट ऑल्सो फेयर। वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सभी लोग, अब हमें पता है कि कभी 2000 पहुंचेगा ही नहीं, तब तो हम ऐसी कंडीशन कह सकते हैं भाई, क्योंकि किसी का 1050 होगा, किसी का 1100 होगा, किसी का 11.5 होगा, बस हमें पता है इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, तब तो ये हमारी कंडीशन ठीक है। लेकिन कोई 5000 का खरीद रहा है, कोई 3000 का खरीद रहा है, सबको हम 100 रुपए देंगे तो गलत है। तो प्रतिशत लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रतिशत लगेगा, परसेंटेज लगेगा, 2%, 5%। जितना तो फिर मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा उसको उतना परसेंट बढ़ता रहेगा, उतना परसेंट उसको बढ़ता रहेगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर 1000 से ज्यादा है तो 5% या 2%, प्रतिशत 2% या 1% बहुत होता है, तो 2%, जितना भी होगा उसको 2% मिलता रहेगा। जितना करेगा तो उसको 2% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं हुई, ये एक फॉर्मूला हो गया कि हम चाहते हैं कि अगर वो 1000 से ज्यादा है तो उसको 2% मिलेगा। किसका 2% मिलेगा? उसी सेल का ही 2% मिलेगा, उसी सेल का ही उसको 1% या 2% मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ सेल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000, तो देन व्हाट? तो जो भी सेल है 16 इंटू 1% या 2%, वॉट एवर यू लाइक, तो उसको 1% दे रहे हैं। सेल का 1% बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको 1% दे रहे हैं, अदरवाइज 0। ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्यादा करोगे तो 2%, कम करोगे तो 1%। वो कल देखेंगे, कंडीशंस को बढ़ाएंगे। आज केवल सिंपल बात कर रहे हैं, या तो दे रहे हैं या तो नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर C16 is greater than 1000 then it should be 616 into 1%, otherwise it will be 0। तो जो पहला कॉमा है वो अपने आप यस में जाएगा, और जो दूसरा है वो अपने आप क्या माना जाएगा? नो माना जाएगा, अपने आप ही उसको नो माना जाएगा। तो आपको डिसीजन सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। उसको यस में क्या करना है, उसको नो पे क्या करना है। तो हमने कहा इफ C16 is greater than 1000 and C16 into 1%, otherwise 0। ऐसे बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, दो लोग बैठिएगा और लिखने के बाद बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। क्या C16 1000 से ज्यादा है? कॉमा पे रुक जाइए, हाँ है तो C16 का 1% यहाँ पर आएगा, नहीं तो वो 0 आएगा, कुछ भी नहीं है। तो अब देखेंगे, देखिए इसको यहाँ पे 12 रुपए, अब 12 रुपए मिलेगा। 1000 से ज्यादा पे लिखा है हमने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने लिखा है 1000 से ज्यादा, 1000 के बराबर। क्या 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 1000 और 1000 के बराबर। अगर आप लिखेंगे 1000 से ज्यादा तो 1000 को नहीं लेगा, इसलिए उसने नहीं लिया, तो हमने इसको सही कर दिया यहाँ पे। तो इसको भी 10 रुपए मिले। अब ठीक है, 1200 वाले को 12 रुपए, इसको 10 रुपए, इसको 10 रुपए, इसको 15 रुपए और इसको 20 रुपए। अब जैसे जैसे जो मेहनत करेगा वैसे वैसे उसको प्रतिशत ज्यादा मिलता जाएगा। तो हम इसीलिए इसको लिख रहे हैं, आराम आराम से लिखिएगा। ये इफ की आपकी पहली क्लास है, ये इफ की पहली क्लास है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से हमें प्रैक्टिस करनी है। हम लिख रहे हैं, हम इन चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ पर इफ G5 is greater than is equal to 1000, मतलब क्या G5 1000 से ज्यादा है तो हमने इसको 100 रुपए दिए, नहीं तो हमने इसको नहीं दिए। तो आप ध्यान दीजिए, इस पूरे इफ में कहीं पर भी कोट्स नहीं आया। कोट्स इसलिए नहीं आया क्योंकि जो भी हम लिख रहे थे
वो कहीं पर भी टेक्स्ट नहीं था। जो वैल्यूज होंगी अगर वो टेक्स्ट है तभी कोट्स लगेगा, वरना कोट्स नहीं लगेगा। फिर हमने लिखा कोई फॉर्मूला भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा इफ G5 इज ग्रेटर देन, हमने लिखा इफ C16 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000, if C16 is greater than 1000 then C16 into 1%, अदरवाइज 0। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 2% दें, किसी को 1% दें। तो हम ये कह सकते हैं, ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या C16 1000 से ज्यादा है, ज्यादा वाले को 2% और कम वाले को 1%, ऐसा भी कर सकते हैं। आप निर्णय, आप यू आर द लीडर, यू आर द डिसीजन मेकर। आप बताओ आपको यस में क्या चाहिए, आपको नो में क्या चाहिए। क्या आपके पास दो ऑप्शन है भी कि नहीं है? अगर आप ऑप्शन लेना ही नहीं चाहते तो इफ है ही नहीं। इफ कब आएगा? जब ऑप्शन होंगे, है ना। बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं, इफ आएगा कब? जब ऑप्शन होंगे। अगर बैच एक ही है तो मतलब ही नहीं बनता, उसी बैच में पढ़ना है। अगर 3 बैच है, 2 बैच है, तब डिसाइड करेंगे कि इसमें जाना है कि उसमें जाना है, बैच 1 में जाना है कि बैच 2 में जाना है, राइट। तबीयत ठीक है तो फिर स्कूल जाना ही जाना है, राइट। कोई ऑप्शन नहीं, जाना ही जाना है। तबीयत खराब है तब ये देखना है, ठीक है, कि वेदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा खराब है तो नहीं जाएंगे, जा सकते हैं दवा खा के तो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, राइट। तो ऑप्शंस अगर है हमारे पास तो ही हम लोग चूज करेंगे, ऑप्शन ही नहीं होगा तो कोई कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं। तो लॉजिकल डिसीजन का मतलब कई सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हम लोग लेना चाहते हैं, तब हम लोग इफ का यूज करते हैं, तो निर्णय लेते हैं। आज हम लोग केवल 2 ही ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमारे पास 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। संडे को क्या खाओगे, मंडे को क्या खाओगे, वेडनेसडे को क्या खाओगे। रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूरा मेन्यू है, सर क्या खाओगे, वेज खाओगे, नॉन वेज खाओगे, चाइनीज खाओगे, डिजर्ट खाओगे, कॉन्टिनेंटल खाओगे, खाओगे क्या। फिर वेज में क्या खाओगे, कि पनीर ये वाला खाओगे कि पनीर वो वाला खाओगे, पालक वाला खाओगे, कौन सा वाला खाओगे, राइट। कोल्ड ड्रिंक पीना है कि चाय पीना है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कौन सी पियोगे। तो ऑप्शंस बढ़ेंगे, वो कल वाली क्लास में बढ़ेंगे। आज बस 2 ही ले रहे, है ना। या तो थम्स अप पढ़िए या तो कोक पढ़िए, बस 2 में से एक। काली लेनी है या कि ऑरेंज लेनी है। व्हाइट नहीं है आज। अगर सिर्फ काली है तो फिर ऑप्शन है ही नहीं, वही पीना है बस। थम्स अप है कि स्प्राइट या ऑरेंज, क्या लेना है। तो आज 2 ही ले रहे हैं, आज वाली क्लास में 2 ही ऑप्शन लेके चल रहे हैं। आज वाली क्लास में 2 ही ऑप्शन लेके चल रहे हैं, यस या नो। कल वाली क्लास में 3, 4, 5, आप जितने बोलेंगे उतने लेंगे। इसीलिए आज केवल हमने पास फेल बनाया है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाया। आज केवल पास और फेल पे बात हुई, पास और फेल पे बात हुई। ये नहीं बात हुई कि उसका फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, थर्ड डिवीजन आई, ये कल पढ़ेंगे। तो आज आप केवल इफ पर प्रैक्टिस करिए, केवल आप इफ पर प्रैक्टिस करिए कि इफ ये लिख रहे हैं तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज हम लोगों ने कितने पढ़े, एक हम लोगों ने पास फेल बनाया कि क्या उसका एवरेज 80% के ऊपर है तो पास है, नहीं तो वो फेल है। दूसरा बनाया, एक जेंडर वाली फील्ड बनाई हम लोगों ने देखा कि क्या वो मेल है तो हम उसको ग्रुप ए में डालेंगे, नहीं तो हम उसको ग्रुप बी में डालेंगे। सेल वाले 3 बनाए कि डिस्काउंट देनी है कि नहीं देनी है। क्या उसका 1000 से ज्यादा है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर हमने कहा 1000 से ज्यादा है तो 100 रुपए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर हमने बनाया 1000 से ज्यादा है तो 1% देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर हमने बनाया कि 1000 से ज्यादा है तो 2% देंगे, नहीं तो हम उसको 1% देंगे, राइट। इसी तरीके से आप बनाइए कि भारत में वोट कौन दे सकता है। भारत में
वोट कौन दे सकता है? जिसकी एज 18 से ज्यादा है दे सकता है, जिसकी 18 से कम है वो नहीं दे सकता। तो आप बना के दिखाइए। हमने एक एज वाला कॉलम लिखा है, किसी की एज 17 है, किसी की 19 है, 18 है, 20 है, 16 है, 17 है, 20 है, ये हमारे क्लास के स्टूडेंट है, राइट। तो आप आंसर निकालिए कि इसमें से कौन वोट दे सकता है, एलिजिबल है, यस है, और कितने लोग नो में जाएंगे। कौन लोग वोट यस है और कौन लोग नो है।